आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर कह सकते हो तुम, ट्वेल्थ का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो 11th के बहुत सारे चैप्टर्स पे बेस्ड है। जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन, आपको रेडॉक्स रिएक्शन का यूज होगा, आपको फ्री एनर्जी कंसेप्ट का यूज होगा जो आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पढ़े होंगे, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज होगा, रिएक्शन कोसेंट का यूज होगा, इन सभी चीजों का यूज होगा। तो एक ऐसा चैप्टर है जब आपका 11th मजबूत है, 11th का कुछ टॉपिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, जिस टॉपिक के बारे में हमने कहा रेडॉक्स रिएक्शन, वैलेंसी फैक्टर रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, तब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हकीकत ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम जेई के लिहाज से बोले, लगभग 12th का कम से कम 3 सवाल 4 सवाल पूछेगा इससे। 12th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। मतलब कैसे केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे और कैसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। दोनों का फिजिकल इंपॉर्टेंस है, आप दोनों को देखते होगे, दोनों को समझते होगे, सुने होगे। जैसे कि आप बैटरी यूज करते हो, बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अब बैटरी में एक रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी, सुना होगा, हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन इलेक्ट्रोमेटलर्जी सुना होगा। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम लोग केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं। तो ये एक दूसरा प्रोसेस हुआ जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवा दिए। तो 2 प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पहला होगा आपको केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करना, और दूसरा होगा इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन। पॉइंट यह है कि केमिकल एनर्जी से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे, केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे, ये पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोग को। इससे कैसे ये ऑब्टेन करेंगे, और इवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हुआ सिंपली इलेक्ट्रिसिटी, और केमिकल एनर्जी का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअल में हमें 2 पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना है। एक पार्ट है जब हम एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस आप समझते होंगे, आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया गया है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो स्वतः हो रहा हो, अपने आप हो रहा हो। आप चेक करना समझते होंगे, कैसे चेक करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी से कैसे हम लोग एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो नहीं होने वाला है उसको कैसे करवा देंगे। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, या इसी का दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल प्रोसेस, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में होता है। गैल्वेनिक सेल प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या गैल्वेनिक सेल प्रोसेस कहते हैं, जबकि रिवर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
रिवर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो पार्ट है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और एक है इलेक्ट्रोलिसिस। डिफिनीशन साफ है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। Electrolysis is defined as a process in which a non-spontaneous chemical reaction is made to happen. Non-spontaneous chemical reaction को करवा दिया जाता है with the help of electricity. Electricity यूज करके एक ऐसे रिएक्शन को आप करवा देते हो जो रिएक्शन नहीं होने को है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो पार्ट है। अगर हम जेई सिलेबस की बात करें, IIT जेई सिलेबस की बात करें या 12 सिलेबस की बात करें, जेई सिलेबस इवन 12 सिलेबस की बात करें, तो हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ना है। जैसा कि 2 पार्ट तो आपको दिख ही रहा होगा, एक और पार्ट पढ़ना है। हम लोग को 3 पार्ट में पढ़ना होता है। सबसे पहला पार्ट तो हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहिए या गैल्वेनिक सेल प्रोसेस कहिए। तो हम लोग सबसे पहले गैल्वेनिक सेल प्रोसेस ही पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में 12th का सिलेबस, जेई सिलेबस 3 पार्ट में पढ़ना होता है। देखिए बारी बारी से हम तीनों पार्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये सबसे बड़ा पोर्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस सबसे बड़ा पोर्शन होगा इस चैप्टर का। एक बात आप गौर करोगे हमेशा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। आप ये जानते हो, आपको ये जानना चाहिए, आप ये जानते होगे, 11th में पढ़े हम लोग कि रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में होता रहता है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है बिकॉज उसका रिडक्शन होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा आप रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीटली बेस्ड होगा रिडॉक्स रिएक्शन पे। सारा रिएक्शन जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखोगे रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा। चाहे आप रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करो या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल रिएक्शन करवा दो, सारा रिएक्शन क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा। तो पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे चैप्टर में हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ना शुरू करते हैं। गैल्वेनिक सेल प्रोसेस, आज हम लोग गैल्वेनिक सेल प्रोसेस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या गैल्वेनिक सेल प्रोसेस। जैसा कि हमने डिफाइन किया आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग गैल्वेनिक सेल। इसलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल प्रोसेस भी होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करते हैं हम लोग एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक सेल, और इसीलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल प्रोसेस भी है। समझ रहे हो आप? करंट ऑब्टेन करना है एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से बाय यूजिंग गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन ये कर सकते हैं, ए प्रोसेस इन विच
electricity is obtained from a spontaneous chemical reaction is called electrochemical process. इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है, हमको एक सेल यूज करना होता है जिसका नाम गैल्वेनिक सेल है। वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग गैल्वेनिक सेल। हम लोग गैल्वेनिक सेल यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज करता है कि गैल्वेनिक सेल है क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको गैल्वेनिक सेल समझना होगा। गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल नोटेशन क्या होता है, सेल रिएक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको सबसे पहले समझना होगा। तो हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हम लोग गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन अब शुरू कर रहे हैं पढ़ना। देखिए, गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करना है। तो हम लोग एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जिंक कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन करके बना रहा है Zn2+ और प्लस कॉपर। ठीक है, आप ये समझ रहे हो इस रेडॉक्स रिएक्शन को। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, मतलब जिंक का हो गया यहां पे ऑक्सीडेशन, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, मतलब कॉपर का हो गया रिडक्शन। सिंस जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस रिएक्शन में जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2+ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो बहुत सारा एटम होगा। जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर 2+ इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है किसी को। रेडॉक्स रिएक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसलिए आप लोग रेडॉक्स रिवाइज कर लोगे। इस एग्जाम्पल में यही दिख रहा है कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हम अगर क्या करें, जिंक और कॉपर 2+ को एक सॉल्यूशन में रखते हैं। जिंक और कॉपर 2+ को एक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कॉपर को। ठीक है, अगर हम इसके थ्रू एक वायर कनेक्ट करें, सॉल्यूशन में एक वायर डालें, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिंक से कॉपर में डायरेक्टली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, जिंक से सॉल्यूशन में गया है एंड देन सॉल्यूशन से कॉपर 2+ में गया है। बस सॉल्यूशन एक मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, वरना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डायरेक्टली रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हो रहा है। और इसलिए अगर हम जिंक और कॉपर 2+ को अगर एक सॉल्यूशन में रख दें,
मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक सॉल्यूशन में रख दें और उससे हम वायर कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम लोग को दूसरा प्रोसेस इन्वॉल्व करना होगा, दूसरा चीज सोचना होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। ठीक है, सिंपल सा बात यह है कि अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सेम सॉल्यूशन में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सट्रैक्शन हम लोग सॉल्यूशन से बाहर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डायरेक्टली रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में हो रहा है। सॉल्यूशन वहां पर बस मीडियम बिहेव कर रहा है, मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका सोचने का क्या होगा, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को अलग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अलग करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक सॉल्यूशन में दोनों को रखने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को अलग सॉल्यूशन में रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अलग सॉल्यूशन में रखेंगे और दोनों को कनेक्ट करेंगे एक वायर के थ्रू। सिंपल तरीका है सोचने का, तो हम लोग करते हैं, हम लोग अब इस प्रोसेस को करते हैं। देखिए, अगर हम क्या करें, जिंक को हम इधर लेते हैं, जिंक प्लेट एक लेते हैं और उसको हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें कि जिंक 2+ प्रेजेंट है। Zn2+ यहां पे प्रेजेंट है, ये जिंक रॉड है, इसको हम कनेक्ट किया एक वायर के थ्रू, किसमें, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया हमने, किसमें, कॉपर प्लेट से कनेक्ट किया। और जिस कॉपर प्लेट को हमने क्या किया, एक ऐसे सॉल्यूशन में डुबाया जिसमें क्या है, कॉपर 2+। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर जिंक जो है ऑक्सीडाइज करेगा और बनाएगा Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा कॉपर। अब इस इलेक्ट्रॉन को चूंकि यहां लूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना होगा इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू फ्लो करना होगा और यहां पे ये पहुंचेगा। हमने सिंपली यही किया कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अलग अलग कर दिया। रिडक्शन को हमने अलग कंपार्टमेंट में कराया और ऑक्सीडेशन को हमने अलग कंपार्टमेंट में कराया और दोनों को हमने एक वायर के थ्रू जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन को अब इसी वायर के थ्रू फ्लो करना होगा अगर यहां पे इसको पहुंचना है। इस कंपार्टमेंट को आप देख रहे होंगे, 2 कंपार्टमेंट जनरेट हो चुका है हमारा। इस कंपार्टमेंट को जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस कंपार्टमेंट को जहां पे रिडक्शन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, शॉर्ट में OHC एंड RHC। OHC मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, RHC मतलब रिडक्शन हाफ सेल। सॉल्यूशन जिसमें कि ये प्लेट जो है डुबाया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन जिसमें डुबाया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इस मेटल प्लेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इस मेटल प्लेट को भी हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड। अब गौर करिए, इस मेटल प्लेट को जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोला जाता है एनोड। और एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप लोग कंफ्यूज होइएगा, हो सकता है कि एनोड जो है गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नॉट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
आप लोग लग रहा होगा उल्टा लिखा हुआ है गैल्वेनिक सेल में, मतलब एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन ऐसा नहीं। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्यों बताएंगे हम। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। क्योंकि इसमें एनोड, इस इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन जिस सेल में हो रहा है, जिस कंपार्टमेंट में हो रहा है, उसको, उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, इसलिए इसका नाम एक और है एनोडिक कंपार्टमेंट। इसका नाम एक है एनोडिक कंपार्टमेंट और इसका नाम है कैथोडिक कंपार्टमेंट। एक का नाम हुआ एनोडिक कंपार्टमेंट, एक का नाम हुआ कैथोडिक कंपार्टमेंट। एक बात गौर करना है कि ऑक्सीडेशन हैपेंस एट एनोड एंड रिडक्शन हैपेंस एट कैथोड। ये चीज गौर करना है। ऑक्सीडेशन जहां पे होता है उसको एनोड बोलते हैं उस इलेक्ट्रोड को, रिडक्शन जहां पे होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। एक और बात है, इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैसे? इसलिए बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे, ये बहुत मुश्किल काम है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बाउंड रखेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो सिंस ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। सिंस बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन, ये प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लूज कर रहा है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज क्यों? इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। यहां तक आपको बात समझ में आया? ये चीज आप जान लो। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है, जो आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी वैलिड होगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल में जो साइन कन्वेंशन है, मतलब साइन है एनोड का, वो अलग है कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल, कैथोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट, ये सभी चीजें हमने आपको बताया। अब देखिए, जो हमने गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाया है वो कंप्लीट डायग्राम नहीं है। एक्चुअल में अगर गैल्वेनिक सेल इस तरह से बनाया जाए जैसा कि बनाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इंस्टेंटेनियसली स्टॉप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन फ्लो के नहीं होने का कारण है कि सर्किट इनकम्प्लीट है। आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया और यहीं पे, तो इलेक्ट्रॉन यहां के बाद कहां जाएगा? सर्किट इनकम्प्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता है, कुछ क्षण तक होगा उसके बाद रुक जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री के तरीके से सोचोगे तो इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा बिकॉज ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। होगा क्या? यहां से जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिंक 2+ यहां प्रोड्यूस हो रहा है, दिख रहा है आपको जिंक 2+ प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिंक 2+ क्या होगा, यहां पे प्लस के रूप में जनरेट हो जाएगा, प्लस के रूप में यहां पे जनरेट होके जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये कहिए। और यहां पर इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज के रूप में कुछ एक्यूमुलेट होगा। रिएक्शन होने का, ये रिएक्शन होने का, हाफ रिएक्शन होने का कुछ समय होगा जिसमें कि वो रिएक्शन होगा, तब तक नेगेटिव चार्ज वहां एक्यूमुलेट करेगा। मतलब
जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुरू होगा, चार्ज एक्युमुलेशन एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड भी शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन फ्लो का टेंडेंसी देखोगे, तो जब पॉजिटिव चार्ज इसके बगल में है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ये क्या करेगा, नहीं होने देगा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस सर्किट के थ्रू नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री के तरीके से ऐसे सोचा जाता है कि अगर हम चार्ज एक्युमुलेशन हो गया है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन फ्लो इंस्टेंटेनियसली स्टॉप कर जाएगा। मतलब ये जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है वो इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक सोर्स ऑफ आयन ऐड करेंगे, एक सोर्स ऑफ आयन ऐड करेंगे, सोर्स ऑफ आयन जिसको कि सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। सॉल्ट ब्रिज हम लोग इसको ऐड करना होगा, जिसका काम यही होगा कि सर्किट कंप्लीट हो जाए और जो चार्ज एक्युमुलेटेड है वो क्या हो, हट जाए, जो चार्ज एक्युमुलेटेड है वो क्या हो, हट जाए, जो चार्ज एक्युमुलेटेड रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे है उसको हटना है इससे। तो हमने एक सोर्स ऑफ आयन सॉल्ट ब्रिज ऐड किया, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। जब आप सॉल्ट ब्रिज ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है वो हटेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में आयंस होता है, सॉल्ट ब्रिज में आयंस होता है, और वो आयन जो है नेगेटिव आयन इधर फ्लो करेगा ताकि पॉजिटिव को बैलेंस करे, और पॉजिटिव आयन इधर फ्लो करेगा ताकि नेगेटिव को बैलेंस करे। तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग ऐड करेंगे अगर गैल्वेनिक इस सेल में, तब जाकर के ये चार्ज एक्युमुलेशन हटेगा, और चार्ज एक्युमुलेशन जब हटेगा तब जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो पाएगा। ये हमारा कंप्लीट गैल्वेनिक सेल हुआ। हम लोग इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल कहेंगे। ये हमारा गैल्वेनिक सेल हुआ। विदाउट सॉल्ट ब्रिज आप गैल्वेनिक सेल नहीं लिख सकते हो। देखिए, सर्किट कंप्लीट करने का कुछ और भी तरीका है, लेकिन जो हम लोग को जानना है, पढ़ना है, वो सॉल्ट ब्रिज ही पढ़ते हैं। सवाल है सॉल्ट ब्रिज है क्या, कैसे ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जो एक्युमुलेटेड चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया है। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप में, जैसा दिख रहा होगा आप, इन्वर्टेड यू शेप है ना। सॉल्ट ब्रिज जो है इन्वर्टेड यू शेप में सॉलिड पेस्ट होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका आयंस सेल रिएक्शन में भाग ना ले, जैसे KNO3, NH4NO3, KCl, ये सब को यूज किया जाता है। लेकिन यूज करने से पहले आप ये जरूर देख लोगे कि जो हम आयंस ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का, वो सेल रिएक्शन में भाग ले रहा है कि नहीं। जैसे हमने बोला KCl, तो KCl को आप ले सकते हो बशर्ते कि Cl मास रिएक्शन में भाग ना ले रहा हो, Na+K+ रिएक्शन में भाग ना ले रहा हो। तो सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन किया जाता है, सॉल्ट ब्रिज is an inverted U-shaped solid paste of inert electrolyte। inert electrolyte को फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो KCl, KNO3 वगैरह, NH4Cl वगैरह। आपको ध्यान रखना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट whose ions do not participate in cell reaction। इलेक्ट्रोलाइट whose ions do not participate in cell reaction।
ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ उस इलेक्ट्रोलाइट का आयंस क्या होगा, सिलेक्शन भाग ना लेगा। सॉल्ट ब्रीज इसी तरह का क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप में सॉलिड पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें कि क्या होगा, केटायन आयन प्रेजेंट होगा, आयंस प्रेजेंट होगा। आप ये बात समझ लोगे अच्छे से कि सॉल्ट ब्रिज का नेगेटिव आयन एनायन किसमें जाएगा, एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल की तरफ, बिकॉज यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। न्यूट्रलाइज करना है, सॉल्ट ब्रिज का काम है जो चार्ज एक्युमुलेट किया है उसको न्यूट्रलाइज करना। तो प्लस अगर एक्युमुलेट कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस को इधर फ्लो करना होगा, या माइनस एक्युमुलेट कर रहा था तो प्लस को इधर फ्लो करना पड़ेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम यही है कि हम लोग जो चार्ज एक्युमुलेट कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करना, सर्किट को कंप्लीट कर देना ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यूअसली हो सके। ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हुआ है गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हुआ गैल्वेनिक सेल का। सॉल्ट ब्रिज के बारे में एक और बात आपको बता दें, सॉल्ट ब्रिज में वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है जिसका आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस इक्वल हो। जितना आयनिक मोबिलिटी एनायन का होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज का, उतना ही आयनिक मोबिलिटी केटायंस का होना चाहिए। एक कंडीशन होता है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है आयनिक वेलोसिटी अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको देखने का सबसे सिंपल तरीका है चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट, तब जाके आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो जो केटायन है और एनायन है उन दोनों का आयनिक मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में आप समझ लोगे इस बात को, एक एनोडिक कंपार्टमेंट होगा जिसको ऑक्सीडेशन ऑफ सेल भी कहेंगे, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा जिसको हम लोग रिडक्शन ऑफ सेल कहेंगे, इलेक्ट्रोड होगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड कहेंगे, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा जहां पर रिडक्शन होगा उसको कैथोड कहेंगे और उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो गैल्वेनिक सेल का यही इंट्रोडक्शन है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है।